नमस्कार, सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर यह कि रेल यात्रियों को एक बार फिर से परेशान होना पड़ेगा। जी हां, क्योंकि रेल की तरफ से 42 ट्रेनें जो है फिर से रद्द कर दी गई हैं। रेलवे की तरफ से यह फैसला हुआ है। कहा कि ये ट्रेनें दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने इसकी 42 ट्रेनें जो है इनको रद्द कर दिया है। 6 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया है और ये 16 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक ट्रेनें रद्द रहने वाली हैं। अब प्रभावित ट्रेनों में मेमू, पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें भी शामिल हैं। दक्षिण पूर्व मध्य रेल कटनी और मध्य रेल जबलपुर के कचपुरा में डबलिंग और सिग्नलिंग का काम चल रहा है और इसकी वजह से ट्रेनों को यह रद्द किया जा रहा है। इसके पीछे यह वजह बताई गई है। संबलपुर रेल मंडल के देवबहल, बरगढ़ रोड, बरपाली स्टेशन के बीच भी काम होगा और चारों तरफ की दिशाओं की ट्रेनें रद्द होने से यात्रियों को भारी परेशानी जाहिर तौर पर आने वाली है। हालांकि लगता ऐसा है कि छत्तीसगढ़ के यात्रियों ने तय तो कर लिया है कि ये ट्रेन में सफर कभी भी ट्रेन कैंसिल हो सकती है, क्योंकि बीते काफी अरसे से ये देखा जा रहा है। विनोद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं। विनोद, छत्तीसगढ़ के जो रेल यात्री हैं उन्होंने एक मन तो बना लिया होगा कि ट्रेन कभी भी रद्द हो सकती है। एक बार फिर से 42 ट्रेनें रद्द हुई हैं। लगातार काम की वजह से ये ट्रेनें रद्द हो रही हैं। हालांकि ये कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के रेल यात्री जो हैं वो हम देख रहे हैं कि कई महीनों से रेल सेवा जो है उसको लेकर परेशान हो रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक आश्वासन जरूर मिलता है पुनीत। जब इस तरह से ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला होता है तो चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, बाकी समाज के लोग हों, आश्वासन मिल जाता है रेल मंडल की ओर से कि 2 दिनों के अंदर ट्रेन फिर से शुरू कर दी जाएगी। और होता भी है कि 1-2 ट्रेनों को शुरू कर दिया जाता है और फिर धीरे से उन ट्रेनों को बंद कर दिया जाता है। कमोवेश ये सिलसिला लगभग साल भर से चल रहा है और उसके पीछे हवाला ये दिया रहा है कि कहीं पर अधोसंरचना के काम हो रहे हैं, कहीं पर सिग्नल डबलिंग का काम हो रहा है, कहीं पर इंटरलॉकिंग का काम हो रहा है। और अब जो हवाला दिया गया है कि 42 ट्रेनें रद्द होंगी, उसमें दक्षिण पूर्व मध्य रेल से लेकर पश्चिम मध्य रेल तक की ट्रेनें शामिल हैं। इसमें चाहे एक्सप्रेस ट्रेनें हों, मेमू ट्रेन हो या पैसेंजर ट्रेनें हों। यानी अब तो ये हालत है कि अभी तक तो कुछ ट्रेनें चलती थी, कुछ दिशाओं की तरफ चलती थी तो लोगों को राहत थी, लेकिन देखने में अब ये आ रहा है कि चारों दिशाओं की तरफ की ट्रेनें अगर बंद होंगी तो यात्री फिर जाएंगे कहाँ। और एकमात्र अब उनके पास साधन होगा बस का, और वो लंबा, उबाऊ, थकाऊ सफ़र जो है लोगों को परेशान करेगा और ज़्यादा लोग परेशान होंगे। और लगातार इस तरह से ट्रेनों के रद्द होने के सिलसिले से अब यात्रियों का विश्वास जो है वो टूटता सा नज़र आ रहा है। अब लोगों को लगता है कि अब कब शुरू होगी ये तो रेलवे ही बता पाएगा, लेकिन अब ऐसी उम्मीद जो है वो बंधवाना जो है वो कहीं से भी जायज़ नज़र नहीं आता रेल यात्रियों के लिए। ये कहा जाए कि 2 दिन के अंदर ट्रेनों को शुरू कर दिया जाएगा या फिर ये कह दिया जाए कि आखिरी हफ्ते में शुरू हो जाएगा। अभी तक कयास ऐसे ही लगाए जा रहे थे कि सितंबर के पहले हफ्ते में जो है ट्रेनों का आवागमन जो है सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, लेकिन हुआ वैसा कुछ भी नहीं, बल्कि ये हुआ कि 3 ट्रेनें फिर 2 ट्रेनें। और इस तरह से अब एक बार फिर से रेलवे ने फरमान जारी किया कि 16 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ट्रेनों को रद्द करने का सिलसिला जारी रहेगा। जी पुनीत, सिलसिला जारी रहेगा। वैसे बसों से सफर किया जा सकता है, लेकिन बसों का किराया महंगा होता है। हालांकि ट्रेन भी उतनी सस्ती अब रही नहीं, महंगाई के दौर में उसके किराए भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में ट्रेनों का कैंसिल होना और परेशानी बढ़ाता है। न्यूज 18 की खबर का दरअसल बड़ा असर हुआ, उसकी अब बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर में मजदूर को बंधक बनाने का यह मामला है। कई मजदूरों को बंधक बनाया गया था। हमने खबर दिखाई थी कल कि जांजगीर चांपा के ये मजदूर हैं जिनकी संख्या 90 है और इनको बंधक बना लिया गया था और इन्होंने एक वीडियो वायरल किया था। न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। स्थानीय प्रशासन ने वहां के प्रशासन से बात की, वहां की पुलिस से बात की। ऐसे में वहां की पुलिस, उनका प्रशासन जो है वो जम्मू कश्मीर का प्रशासन पुलिस जो है उस जगह पहुंचा बड़गाम, जहां पर ये बताया गया कि ईंट भट्टे में काम करने वाले लोग बंधक बनाए गए हैं। इन लोगों का यह कहना था। अब सभी लोगों को वापस छत्तीसगढ़ लाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। पुलिस और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। बस कुछ ही देर में मजदूरों को बस से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना कर दिया जाएगा। 21 परिवारों के 90 सदस्य दरअसल यहां पर काम कर रहे थे। इसका वीडियो वायरल हुआ था और सरकार से ये यहां से इनको छुड़ाने की गुहार लगा रहे थे।
तो न्यूज 18 ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसके बाद प्रशासन हरकत में भी आया। प्रशासन के पास भी ये वीडियो पहुंचा था जिसमें साफ तौर पर ये लोग जो हैं ये गुहार लगा रहे थे कि इनको यहां से निकाला जाए, और अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी है। अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत मुख्यमंत्री ने आज रायगढ़ जिले के खरसिया में अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली और अधिकारियों से कहा है कि आम जनता और प्रशासन के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। गोधन न्याय योजना में हितग्राहियों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। कहा आम नागरिक राशन कार्ड से वंचित नहीं होना चाहिए। समीक्षा बैठक के बाद खरसिया को उन्होंने सौगात दी। 205 करोड़ के 13 विकास कार्यों और लोकार्पण के साथ शिलान्यास उन्होंने किया। छाल में भेंट मुलाकात उन्होंने की, लेकिन इसके पहले अमृतेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर परिसर में धार्मिक और आयुर्वेदिक महत्व के लाल चंदन का पौधा भी लगाया। यहां पर भेंट मुलाकात के दौरान कई लोगों को बड़ी सौगातें भी उन्होंने दी। खरसिया और छाल के बीच माड़ नदी में बनने वाले पुल के निर्माण को जल्दी पूरा करने का ऐलान किया। कापू उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की। धर्मजयगढ़ में 100 सीटर पोस्ट मैट्रिक कन्या छात्रावास खोलने का ऐलान किया और सिविल अस्पताल खरसिया के ब्लड बैंक का शुभारंभ किया। यह प्रदेश का पहला सिविल अस्पताल है जहां पर ब्लड बैंक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने दोपहर का भोजन घर घोड़ा के किसान के घर किया और आखिर में लोगों से भेंट मुलाकात करते हुए कई इलाकों के लिए घोषणाएं की। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र घर घोड़ा को उन्नयन किया जाएगा और विशेषज्ञ डॉक्टरों की प्रतिस्थापना की जाएगी। पहली बात। दूसरा, ग्राम नवापारा टेंडा में 32 केवी के नया सब स्टेशन बिजली की स्थापना की जाएगी। तीसरा, जफाती में ज्यादा मांग करत से अपेक्स बैंक के यहाँ खोले जाए। मैं उसका घोषणा कराता हूँ। यदि सरकारी बैंक की शाखा मैं खुद ही तारीख की वजह से वापस ले लूँगा। तो आपके यहाँ बैंक खुली, किसान मिलते मैं जाना था कि किसान मन का भी खूब पैसा हो गए। हमारे लोगों पर संचालन करेंगे, आदिवासी भाई बहनी मिलकर भी खूब पैसा आपसे है ना, भूमि पैसा दे। इधर पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, कर्नाटक, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में कई जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 12 समुदायों को अनुसूचित जाति से हटाकर अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है। इस पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि 12 जातियों को अनुसूचित जनजातियों में शामिल कराने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि 11 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर छत्तीसगढ़ की कई जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का उन्होंने आग्रह किया था। बीजेपी ने केंद्र सरकार की घोषणा का स्वागत किया है। प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो जो स्पेलिंग में डिफरेंसेस होने की वजह से कठिनाई होती थी, उसको भी इसमें जोड़ा गया है। प्रविष्ट संख्या 14 में जो धनवार है, उसमें धनुवार, धनवार आदि पर्यायवाची शब्द के रूप में जोड़े गए हैं, स्वीकृति देती है। तो छत्तीसगढ़ के हमें लगता है कि लगभग 15 वर्षों से ये विषय इस तरीके से चल रहा था, जो फैसला नहीं हो पाया था। माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आज मंत्रिपरिषद ने इस पर फैसला दिया और इस प्रविष्ट संख्या 5 पर पंडो बहुत सारे छत्तीसगढ़ की ऐसी जातियां जो एसटी सूची में, अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नहीं हो पा रहे थे, वर्षों से लगे हुए थे। ऐसे लोगों को आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कैबिनेट की स्वीकृति दे करके उसे स्वीकृत किया गया है। 12 अनुसूचित जनजाति समुदाय के बंधुओं को, जिनका मात्रागत त्रुटि के कारण से वर्षों से उनके जो जाति के मामले नहीं बन पा रहे थे, उनको लाभ नहीं मिल पा रहा था, आज उसकी स्वीकृति कैबिनेट के माध्यम से दी है। लगभग 20 लाख से ऊपर
हमारे लोगों को इसका लाभ प्राप्त होगा, ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 5 राज्यों के विभिन्न जनजातीय समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव अपने कैबिनेट में आज पास किया है। और रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों को एक और बड़ी सौगात दी जा रही है। समर्थन मूल्य पर अरहर, मूंग और उड़द की भी खरीदी करने की तैयारी हो चुकी है। सरकार खरीदी करेगी और छत्तीसगढ़ में पहली बार समर्थन मूल्य पर इसकी खरीदी होगी। मंत्री अमरजीत भगत की तरफ से बड़ा बयान आया। प्रदेश में सब्सिडी का दायरा भी बढ़ाया गया है। उनका यह कहना है धान के साथ अब दलहन और तिलहन की भी खरीदी की जाएगी। इसके साथ ही रागी, कोदो, कुटकी की खरीदी भी की जाएगी। प्रदेश के किसानों को इससे सीधा फायदा मिलेगा और निर्धारित सरकारी रेट पर ही ये खरीदी होगी। इधर छत्तीसगढ़ में बिजली की सियासत शुरू हो चुकी है। बढ़ी हुई बिजली की कीमतों का झटका तो जनता को बाद में लगेगा, लेकिन इससे पहले ही सियासी झटके लगने लगे हैं, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस बिजली की बढ़ने वाली कीमतों को लेकर आपस में सियासी जंग लड़ने शुरू कर दी है। बीजेपी कांग्रेस को कसूरवार बता रही है और कांग्रेस केंद्र को जिम्मेदार ठहरा रही है। कह रही है कि केंद्र की तरफ से इजाजत मिली थी, विदेश से कोयला आयातित करना है और विदेश से कोयला आ रहा है तो वो महंगा हो रहा है तो बिजली उत्पादनकर्ताओं को महंगा पड़ रहा है और ऐसे में बिजली के दाम खुद ब खुद बढ़ जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोयला संकट और बिजली दर में बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हम कोयला उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। प्राइवेट परमिट को कैंसिल करा दिया गया है और देश में कोयला उत्खनन ना करके विदेशों से कोयला मंगाया जा रहा है और इसी वजह से चार्ज बढ़ा है और बिजली भी इसी वजह से महंगी हो रही है। अब ये तो केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण से है। कोयला सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, कोयला उत्पादन कर नहीं पा रहे हैं। सारे प्राइवेट प्लेयर जो पहले दिए गए थे उसको कैंसिल करा दिया गया और आज स्थिति ये है कि सारे जो पैसेंजर ट्रेन है उसको बंद कर दिया गया है। उसके बाद भी बिजली कोयला विदेश से आ रहा है, तो विदेश से आने के कारण से जो फ्यूल चार्ज है वो बढ़ गया है और बढ़ने के कारण से न केवल छत्तीसगढ़ पूरे देश में इसका प्रभाव पड़ेगा, बल्कि आने वाले समय में इसका और दुष्प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोयला 3,000-4,000 रुपये टन में मिल रहा है। विदेश से कोयला जो आता है 15,000 से 18,000 रुपया। अब तो ये पता चला है कि यूरोप जैसे कंट्री में पहले जो गैस से बिजली उत्पादन कर रहे थे, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हो रहा है तो वहाँ गैस सप्लाई बंद हो गया है। उसके कारण से फिर से वो लोग थर्मल पावर शुरू किए हैं, तो कोयला की डिमांड फिर यूरोप में भी बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया में कोयला की डिमांड बढ़ेगी। भारत सरकार की गलत नीतियों के कारण से कोयला उत्पादन प्रभावित हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे। उन्होंने कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सन सिटी स्थित अपने आवास पर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगी और इस दौरान बीजेपी नेता कार्यकर्ता रक्तदान करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने इस मौके पर लगातार बढ़ रही बिजली की कीमतों का हवाला देते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार को निशाने पर लिया। भूपेश बघेल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार बिजली के बिल में वृद्धि हुई। एक औसत आदमी यदि 900 रुपया का उसको बिल आता है, उसको अब बिल 1300 रुपया से ज़्यादा आएगा। महंगाई के लिए नारे लगाने, प्रदर्शन करने वाले निर्लजता पूर्वक केंद्र सरकार को दोषी देने की प्रक्रिया छोड़िए और जिस प्रकार आप बिजली का बिल बढ़ा रहे हैं गरीबों के लिए आज सबसे। इधर कांकेर से बड़ी खबर बता रहे हैं, स्कूल प्रशासन की लापरवाही यहां पर देखने को मिली, क्योंकि स्कूल में मिड डे मील जो तैयार हो रहा था बच्चों के द्वारा तैयार किया जा रहा था। स्कूली बच्चों का खाना बनाते हुए फोटो भी वायरल हो रहा है। नरहरपुर ब्लॉक के थाना बोड़ी का यह पूरा मामला है, जहां पर स्कूली बच्चे सब्जी काटने में लगे हुए हैं। रसोईया संघ दरअसल 8 तारीख से ही
हड़ताल पर जा चुका है और हड़ताल होने की वजह से मिड डे मील बनाने का काम पूरी तरह से प्रभावित है। रसोइया संघ अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। कोंडागांव से भी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला। जीप और बाइक के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिस हादसे में पिता और पुत्री की मौत हुई है। घटनास्थल पर दोनों की मौत हो गई। बयानार थाना क्षेत्र का यह मामला है। रायपुर पुलिस की सतर्कता और चुस्ती की वजह से इस बार गणेश विसर्जन के दौरान गुंडे बदमाश किसी वारदात को अंजाम नहीं दे पाए। पूरे उत्सव के दौरान एक चाकूबाजी की घटना हुई, जिसके 3 आरोपियों को पुलिस ने तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इस बार रायपुर पुलिस ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश में त्योहार से पहले 350 गुंडे बदमाशों की शिनाख्त कर उन पर कार्रवाई की। विसर्जन और झांकी में पुलिस की ऐसी चुस्ती रही कि असामाजिक तत्व आपराधिक वारदात को अंजाम नहीं दे सके। गणेश विसर्जन झांकी के दौरान, विसर्जन के दौरान छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं। इसके वजह से इसको रोकने के लिए पहले से ही मुस्तैदी के साथ तैयारी की गई। एक सप्ताह पहले से विशेष अभियान चलाकर जो गुंडे बदमाश थे, निगरानी बदमाश थे, चाकूबाज थे, उन पर प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई कर लगभग 350 लोगों को जेल भेजा गया और उसकी तैयारी की गई। जिस दिन विसर्जन था वो उस रात को मुस्तैदी के साथ चेकिंग की जा रही थी, फ्रेस्किंग की जा रही, पॉइंट्स लगे हुए थे, जिसमें 20 चाकू के साथ 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ 20 से अधिक लोग थे, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट की कार्रवाई की गई। चाकूबाजी की केवल एक घटना हुई मौधापारा थाना क्षेत्र में। एक व्यक्ति को हाथ में किसी ने चाकू मारा था। 3 अज्ञात आरोपी थे, जिसको लगातार खोजबीन करके पतासाजी करके उनके निशानदेही पर रात को ही गिरफ्तार किया गया और इस तरह से कुल एक चाकूबाजी की घटना हुई और 20 से अधिक आरोपी आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए। तो पुलिस की ऐसी चुस्ती और सख्ती हरदम अगर दिखाई दे तो घटनाएं शायद चाकूबाजी की प्रदेश में ना हो या उन पर लगाम लग सके। आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबर।